अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समाज बायोलॉजी विद समी समा। डेफिनेटली हमने फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर सेल बायोलॉजी हमने मुकम्मल पढ़ लिया। उसके एक्सरसाइज, उसके एमसीक्यूज और उसके जितने भी टॉपिक थे उसके हवाले से हमने पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। डेफिनेटली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को समझने से पहले डेफिनेटली हम जानेंगे सबसे पहले इस लफ्ज़ पे कि बायोलॉजी मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड molecule mean that those compounds which those element which make the living organism cell is called biological मॉलिक्यूल। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को समझने से पहले थोड़ा इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्यों जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके हवाले से हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के हवाले से कि उसकी और साथ साथ इसके परसेंटेज भी देखेंगे। तो सबसे पहले एनालिसिस करेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते क्या है। डेफिनेटली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हम दो कैटेगरी में तकसीम करते हैं। पहला हमारे पास है डेफिनेटली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में को हम दो कैटेगरी में, एक है मैक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल, एक है मैक्रो मॉलिक्यूल। अब इसको समझेंगे कि मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है। तो डेफिनेटली अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है, ठीक है, डेफिनेटली इट इज़ कंपोज ऑफ दोज माइक्रो मॉलिक्यूल एंड एज वेल एज मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से भी बने हुए और बड़े मॉलिक्यूल से भी बने हुए। तो उसमें माइक्रो जो मैक्रो मॉलिक्यूल है यानी बड़े मॉलिक्यूल है उसमें आता है डेफिनेटली इसमें आता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन डेफिनेटली प्रोटीन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डेफिनेटली जो है लिविंग बॉडी या लिविंग सेल का एक यानी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और इसके साथ साथ डेफिनेटली हम अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके ऊपर भी मौजूद है और इसके अलावा जो जितने भी डीएनए आरएनए है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। इसके अलावा एटीपीज बनते हैं एनर्जी के लिए, उसमें भी मौजूद होती है। ठीक है, इसके बाद डेफिनेटली तीसरे नंबर पे लिपिड। तो लिपिड डेफिनेटली हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, वो भी मैक्रो मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली डीएनए है। ठीक है, हमारा डीएनए जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जिसके अंदर महफूज होती है डीएनए, तो वो भी मैक्रो मॉलिक्यूल का हिस्सा है। ठीक है, जैसे कि उसके बेसिक यूनिट क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसका आरएनए। डेफिनेटली आरएनए इज द मैसेंजर प्रोडक्ट ऑफ आवर सेल बॉडी। ठीक है, जो क्या करता है मैसेजिंग और साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस में इसका बहुत बड़ा किरदार होती है। ठीक है, उसके बाद आती है विटामिन। ठीक है, विटामिन भी हमारे जिस्म का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि अगर मैं हार्मोन्स की बात करूँ, ठीक है, और इसके अलावा जितने भी हमारे जिस्म के अंदर को जो कम्प्लेक्सिटी है या मूवमेंट है उसमें विटामिन का बड़ा किरदार होती है और हमारे स्पेशली हार्मोन्स है। उसके साथ साथ एंजाइम, ठीक है, डेफिनेटली एंजाइम भी हमारे जिस्म का सेल बॉडी का हिस्सा है जो क्या कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है जो है हार्मोन्स। ठीक है, डेफिनेटली हमारे जिस्म में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन में हमारे इसमें हमारे जज्बात हो सकती है, उसमें हमारी इमोशंस भी हो सकती है, उसमें हमारा इंस्पिरेशन भी हो सकती है, इसमें हमारा जॉय हो सकती है। तो ये सारे हार्मोन्स के ऊपर इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है। तो दे आर द पार्ट ऑफ आवर मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे बॉडी का मैक्रो मॉलिक्यूल वाला हिस्सा है। अब हम आते हैं कि इसकी मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है। ठीक है, डेफिनेटली उसमें ऑक्सीजन है जो 65% जो 65% बनाता है लिविंग सेल को या लिविंग बॉडी के अंदर से 65% ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो। तो उसमें 65% क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। और इसके अलावा 18.5% इसमें क्या होती है, कार्बन का किरदार होती है कि इसमें एक जो है बिल्डिंग ब्लॉक का किरदार भी कार्बन जो है एज अ बैकबोन के तौर पर मौजूद होती है, क्योंकि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे बड़ा जुज़ क्या है, कार्बन है। तो डेफिनेटली कार्बन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इसके साथ साथ हाइड्रोजन है, इसका जो परसेंटेज है वो 9.5% जो है लिविंग सेल के अंदर
मौजूद होती है। यानी एक ड्राई अगर सेल की बात करूँ तो उसके 9.5% क्या हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाती है, और 3.3% इसमें आ जाती है, 3.3% इसमें आ जाती है नाइट्रोजन। जैसे कि हमें पता है कि हमारा डीएनए हो, आरएनए हो, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन का बहुत बड़ा किरदार होती है, क्योंकि हमारे डीएनए का जो बैकबोन है वो क्या कहते हैं, यूनिट्स है वो साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन और यूरिसल। तो ये भी बने हुए हैं किस चीज़ से, डेफिनेटली नाइट्रोजन का इसमें बहुत बड़ा रोल होती है, ठीक है। और इसके बाद है कैल्शियम, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का जो परसेंटेज है वो 1.5% हमारे जिस्म में कैल्शियम का जो है किरदार है, ठीक है, यानी मौजूद है, इतने परसेंट में हमारे जिस्म में पूरा मौजूद होती है, ठीक है। और इसके साथ फास्फोरस है, ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर जो फास्फोरस का परसेंट है 1% फास्फोरस मौजूद होती है बॉडी के अंदर। और इसी तरह पोटाशियम है 0.4%, 0.4% इसमें क्या होता है, पोटाशियम मौजूद होता है। क्या होता है, पोटाशियम मौजूद होता है। और इसके साथ साथ 0.3% इसमें सल्फर सल्फर भी इसमें कितना 0.3% पाया जाता है। और इसी तरह जो सोडियम है उसका जो परसेंट है 0.2% इसमें क्या होता है, सोडियम होती है। और इसी तरह 0.2% इसमें क्लोरीन पाया जाता है। और 0.1% इसमें क्या पाया जाता है, डेफिनेटली मैग्नीशियम आयंस पाया जाता है। उसके बाद जो 0.01% इसमें बाकी जितने 14 ऐसे एलिमेंट्स है जो बहुत ट्रेस एलिमेंट है, 0.0 यानी कम मिकदार में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें बाकी सारे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो डेफिनेटलिटी अगर मैं माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करूं, ठीक है, तो ये जो है पार्ट ऑफ व्हाट, पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनल्स है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से यानी बायोलॉजी के बेसिक पार्ट है, ठीक है, इसकी बेसिक पार्ट्स हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं नॉन लिविंग की बात करूँ तो डेफिनेटली ये केमिकल यानी केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। इट इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ, बेसिक यूनिट ऑफ, या बेसिक पार्ट ऑफ क्या, केमिस्ट्री है, ठीक है। जब बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होती है तो बन जाता है व्हाट, बायो केमिस्ट्री, ठीक है, बायो केमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री बन जाता है। डेफिनेटली अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा किरदार होती है। अब बायोकेमिस्ट्री क्या होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो क्या है, कंपोनेंट्स और प्रोसेस जो हो रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है या एनाबॉलिज्म हो रहा है, तो उसमें जो है कंपोनेंट क्या एक दफ़ा टूट जाते हैं किसमें, सिंपलेस्ट एलिमेंट्स में, फिर सिंपलेस्ट एलिमेंट से वापस ये मैक्रो एलिमेंट में आ जाते हैं। अब हम आते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। यहाँ पे हम समझेंगे बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री को हम दो कंपोनेंट में तकसीम करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट है केमिकल कंपोनेंट, ठीक है, इसमें पहला क्या है, केमिकल कंपोनेंट, और दूसरा है केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में डेफिनेटली केमिकल कंपोनेंट्स हो जाती है और केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए ये अमल हो रहा होता है, ठीक है। अगर कोई कंपोनेंट अगर बन रहा है तो वो प्रोसेस ऑफ केमिकल ये रिएक्शन के थ्रू बन रहा होता है, ठीक है। केमिकल कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग, यानी इसमें हम केमिकल कंपोजिशन पढ़ लेंगे किसका, सेल का। और इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। केमिकल कंपोनेंट में क्या होते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि एक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी एक लिविंग सेल जो उसका कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है। और उसके बाद है केमिकल प्रोसेसेस, और ये किस प्रोसेस के ज़रिए वो बनते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मिसाल दे दूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल दे दूं कि एक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक यूनिट सेल है, ठीक है। अब सेल किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। अगर सेल को हम क्या मज़ीद एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि वो पानी से बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, और जो है इसके अलावा
जो है प्रोटीन है, ठीक है, ये सारों मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है, किन किन यूनिट से मिलकर बनता है। जैसे कि अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो प्रोटीन किस चीज़ से बना हुआ है, तो डेफिनेटली प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट की पूछूँ तो कार्बोहाइड्रेट कैसे बन गया, तो उसका बेसिक यूनिट क्या है, ग्लूकोज है। तो इसी तरह लिपिड है, ठीक है, वो कैसे बना, उसका बेसिक यूनिट क्या है, फैटी एसिड है। तो फिर फैटी एसिड को मज़ीद हम देखेंगे कि वो कैसे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन कैसे मिलकर बनते हैं, लिपिड, ठीक है। उस प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो हम आते हैं एनालिसिस करेंगे सेल को कि सेल की कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है, उसका बायो केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। उसके बायो केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें केमिकल कंपोनेंट और केमिकल प्रोसेसेस दोनों को समझना चाहिए कि केमिकल कंपोनेंट क्या होती है और केमिकल प्रोसेसेस क्या होती है। तो उस बिना पर हम आसानी से समझेंगे कि बायो केमिस्ट्री क्या होता है, यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो उसको आसान समझने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम एक प्रोकैरियोट सेल लेंगे और एक यूकैरियोटिक सेल लेंगे। तो उसमें एनालिसिस करेंगे कि भाई वो उसका कंपोजिशन क्या है और इसका परसेंटेज क्या होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं केमिकल केमिकल कंपोनेंट ऑफ केमिकल कंपोनेंट ऑफ या केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, किसका, यूकैरियोटिक, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक में कितना परसेंट है और प्रोकैरियोट में कितना परसेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम वाटर पे एनालिसिस करेंगे कि वाटर का जो परसेंट है, ठीक है, एक लिविंग सेल में कितना है। लिविंग सेल हमारे पास दो किस्म के हैं, एक प्रोकैरियोट है, एक यूकैरियोटिक है। यानी यूकैरियोटिक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बहुत सिंपलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं, जिसकी जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता और उसके स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज नहीं होते, ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए हम उसको सिंपलेस्ट और प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं वाटर की परसेंटेज इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। यानी यूकैरियोटिक में हमने मिसाल लेना है किसका, मैमल्स का, ठीक है। हमने लेना है मिसाल किसका, मैमल्स का। मेमेलियन सेल्स में जो वाटर की परसेंटेज है वो कितना है, इसका परसेंटेज 70% है। 70% इसमें क्या मौजूद होती है, डेफिनेटली वाटर मौजूद होती है, ठीक है। और ये एवरेज बताई गई है। अगर मैं कहूँ कि इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये 20 से लेकर 90 तक, ठीक है, 90% तक वाटर होती है। अगर मैं मिसाल दूँ हमारे जो बोन सेल्स है, ठीक है, ओस्टियोसाइट्स, उसके अंदर जो है वाटर का जो परसेंटेज है, यानी उसका परसेंट है, वो 20% पाया जाता है। तो और इसके साथ साथ जो अगर मैं ब्रेन सेल की बात करूँ तो ब्रेन सेल में ये कितना परसेंट है, 90% वाटर होती है। तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अगर मैं जेली फिश की बात करूँ तो उसमें 99% वाटर होती है, ठीक है। तो ये इसका एवरेज परसेंट क्या होती है, 70% होती है। अगर मैं बैक्टीरियल सेल की बात करूँ तो बैक्टीरियल यानी प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, उसमें भी 70% है एवरेज में, वरना ये 65 से लेकर, ठीक है, 65 से लेकर 90 तक भी होते हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ जो है सेल में मुख्तलिफ कंसनट्रेशन होती है वाटर का, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। इसके साथ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का जो परसेंट है मेमेलियन सेल में, ठीक है, मेमेलियन सेल्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो 18% यानी 18% उसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है। और अगर मैं उसकी प्रोकैरियोट या मैं जो है यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की बात करूँ तो इसमें जो प्रोटीन का परसेंटेज है वो क्या है, 15% है, ठीक है। उसका परसेंटेज कितना है, 15% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में जो परसेंटेज है लिविंग मेमेलियन सेल्स के अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंट है वो 4% है, ठीक है। 4% जो है किसमें, मेमेलियन सेल्स में, और बैक्टीरियल सेल में ये 3% है, ठीक है। मेमेलियन सेल में ये 3% है। इसी तरह लिपिड है, ठीक है, लिपिड का जो परसेंटेज है, ठीक है, एक मेमेलियन सेल के अंदर वो 3% है, ठीक है। कितना परसेंट है, 3% है। अगर मैं प्रोकैरियोट, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बात करूँ तो उसमें कितना, 2% है। ये एवरेज की बात हो रही, ठीक है, एवरेज की बात हो रही। तो इससे कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एवरेज हम निकालते हैं सिंपलेस्ट उसको समझने के लिए। तो उसके बाद डीएनए, ठीक है, डीएनए का जो परसेंट है लिविंग सेल के अंदर वो 0.5% है, ठीक है, 0.5
5%, जबकि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट में ये 1% में आ जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में ये 1% है। और इसी तरह जितने भी दूसरे यानी स्मॉलेस्ट जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे कि उसमें विटामिन है, इंजाइम्स है, हार्मोन्स है, वो कितना परसेंट है? वो 2% पाया जाता है। ठीक है, 2%। जबकि अगर मैं बात करूँ जो दूसरे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इन द प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया के सेल में, तो वो कितना परसेंट होती है? डेफिनेटली 2% उसमें भी पाया जाता है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मेमेलियन सेल के अंदर 1% पाया जाता है। ठीक है, मेमेलियन सेल में कितना? 1% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पाया जाता है, जो हाइड्रोजन कार्बन के अलावा। ठीक है, और इसी तरह प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, ठीक है, उसके अंदर जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो 1% है। ठीक है, उसमें भी 1% इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद कि उसमें कैल्शियम आता है, ठीक है, सोडियम आता है, ठीक है, उसमें पोटाशियम भी आता है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, और इसी तरह सल्फर ऑक्साइड्स है। ठीक है, वो जो है 1% मेमेलियन सेल में पाया जाता है और 1% जो है प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था केमिकल कंपोनेंट्स। अब हम आते हैं केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस पे आते हैं। केमिकल प्रोसेसेस क्या होती है? ठीक है, दूसरा पार्ट है हमारा क्या? केमिकल केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस में जैसे कि हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म वो अमल है जिसमें अगर कोई चीज़ बनता है या टूट जाता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट हैं। ठीक है, इसके दो टाइप्स है, एक एनाबॉलिज्म है, दूसरा कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म वो जो है प्रोसेस है जिसमें छोटे चीज़ मिलकर बड़े चीज़ यानी अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। और जो दूसरा पार्ट है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ये है कि प्रोटीन है वो टूट जाता है अमाइनो एसिड में, यानी लार्जर मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में, सिंपलेस्ट में, ठीक है, और ये लार्ज मॉलिक्यूल में। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल और सिंपल मॉलिक्यूल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन है। ठीक है, हमारे पास प्रोटीन है। अब प्रोटीन डेफिनेटली अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई चीज़ ले लेता है, वो प्रोटीन शक्ल में ले लेता है, तो उसकी बॉडी में ये चला जाता है। फिर ये टूट जाता है किसमें? अमाइनो एसिड में टूट जाता है। ठीक है, अमाइनो एसिड में टूट जाता है। फिर वो लिविंग सेल के अंदर जैसे कि उसमें ट्रांसलेशन होती है, अमाइनो एसिड फिर मिलकर प्रोटीन बना। अभी प्रोटीन डेफिनेटली इसमें जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है या न्यूक्लियोप्रोटीन है। ठीक है, ये सारे क्या है, जैसे कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो चैनल प्रोटीन है। ठीक है, और इसमें इसके अलावा जो क्या कहते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी चीज़ें बनते रहते हैं। ठीक है, तो वो किससे? प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट। अभी कार्बोहाइड्रेट डेफिनेटली अगर हम रोटी की बात करें, बिस्किट्स की बात करें, या जो है दूसरे खाने की चीज़ यानी अगर हम इस्तेमाल करें, खाए, तो वो कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में होती है। तो उस सबसे पहले जाकर किसमें? डेफिनेटली ये ग्लूकोज और माल्टोज की फॉर्म में टूट जाती है। ठीक है, तो उसके बाद ये जाकर हमारे जिस्म में इसका एनाबॉलिज्म होती है। ठीक है, इसका एनाबॉलिज्म किस शक्ल में होती है? ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड की शक्ल में, या इसके अलावा जैसे कि हमारा डीएनए बना हुआ है, राइबोसोमल आरएनए यानी आरएनए बना हुआ है। ठीक है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो, अभी उसमें राइबोस क्या है? डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट है, तो वो उस शक्ल में कन्वर्ट होकर हमारा बॉडी का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ लिपिड है। ठीक है, लिपिड का भी अगर मैं कैटाबॉलिज्म की बात करूँ, तो जब हम कोई फैटी चीज़ खाते हैं तो डेफिनेटली वो फैट की शक्ल में होती है। तो हमारे जिस्म में एंजाइम का अमल होती है, तो वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो जाकर हमारे जिस्म में इसका एनाबॉलिज्म होती है। फिर जाकर एनाबॉलिज्म की शक्ल में जैसे कि हमारा फास्फोलिपिड है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड बायलेयर बना हुआ है, तो बाद में जाकर इसका एनाबॉलिज्म इन द फॉर्म ऑफ फास्फोलिपिड बायलेयर की शक्ल में बन जाती है। ठीक है, फास्फोलिपिड बायलेयर की शक्ल में बन जाती है। उसके बाद हमारे पास है डीएनए। ठीक है, जैसे हम कोई भी अगर चीज़ खाते हैं, तो डेफिनेटली दे मे बी द प्लांट, दे मे बी अ लिविंग सेल। ठीक है, हम या
गोश्त की सूरत में खुराक लेते हैं या तो हम वेजिटेबल की शक्ल में खुराक लेते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम गोश्त की शक्ल में रहे तो डेफिनेटली गोश्त के अंदर डेफिनेटली मौजूद होते हैं डीएनए वगैरह होते हैं। इसी तरह अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूँ उसके अंदर भी सेल्स होते हैं और उसके अंदर भी डीएनए होते हैं, तो वो हम खाते हैं तो डेफिनेटली ये टूट जाता है किसमें, डेफिनेटली ये न्यूक्लियोटाइड्स में टूट जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से मुराद एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरिसिल की शक्ल में ये टूटकर हमारा बॉडी का हिस्सा बनते हैं। फिर हमारा बॉडी क्या करता है, इसको फिर हमारे जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए, जैसे कि हमारे जिस्म अगर ग्रोथ कर रहा है, नशोनुमा कर रहा है या उसकी सेल डिवीजन हो रही है, तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होंगे तो वो कहलाएगा इसका एनाबोलिज्म। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड है वो जाकर फिर डीएनए का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो कहलाता है इसका क्या यानी एनाबोलिज्म। ठीक है, इसका एनाबोलिज्म कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है आरएनए। ठीक है, आरएनए, आरएनए डेफिनेटली अगर जो खुराक खा रहे हैं ले, ठीक है, तो डेफिनेटली उनके सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं आरएनए, तो वो भी हमारे जिस्म में चला जाकर फिर वो हमारे जिस्म के हिस्सा बन जाता है। किस शक्ल में, या तो ये एटीपी की शक्ल में या एनएडीपीएच की शक्ल में ये हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, उसके बाद है इंजाइम। ठीक है, डेफिनेटली अगर इंजाइम को देखा जाए तो वो बना हुआ है किस चीज़ से, प्रोटीन से बना हुआ है। तो डेफिनेटली प्रोटीन जब टूट जाता है तो डेफिनेटली वो किस चीज़ में टूट जाता है, अमाइनो एसिड में। ठीक है, अमाइनो एसिड में क्योंकि हमारे जिस्म में एंजाइम बनते हैं और टूट जाते हैं। ठीक है, या अगर हम बाहर से एंजाइम लेते हैं तो उसमें भी क्या हो जाती है, हमारे जिस्म में अगर चला जाए तो अमाइनो एसिड या अमाइन ग्रुप की शक्ल में जो है कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये जाकर हमारे जिस्म में प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन पार्ट ऑफ द सेल, जितने जिस्म के प्रोटीन पार्ट ऑफ द सेल, जैसे कि हमारी मसल्स है, जिस्म में ऊपर मसल्स है या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो चैनल जो सॉरी इस सेल के अंदर जो लाइसोसोम है, ठीक है, पेरोक्सिसोम है, उसके अंदर भी एंजाइम जाकर बन जाते, तो वो भी उसी से बनते हैं। ठीक है, इनका रिसाइकल होता रहता है। ठीक है, इसी तरह तीसरे नंबर पर हमारे जिस्म में जो मेटाबॉलिज्म का अमल है, हार्मोन्स। ठीक है, हमारे जिस्म में हार्मोन बनते हैं। ठीक है, वो हार्मोन फिर उनका रिसाइकलिंग होती है। ठीक है, रिसाइकलिंग अगर वो हार्मोन बना हुआ है प्रोटीन से तो फिर वो अमाइनो एसिड में क्या होंगे, रिसाइकल होंगे। अगर वो लिपिड से बना हुआ है तो वो फैटी एसिड में रिसाइकल होकर वापस हमारे जिस्म में एनाबोलिज्म की शक्ल में या वापस वो क्या बनते हैं, हार्मोन बनते हैं या कोई और जिस्म का हिस्सा जाकर बन जाती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, रिसाइकलिंग हो जाती है। ठीक है, हार्मोन का हार्मोन या वापस बन जाता है या दूसरी न्यूक्लिक या यूरिक एसिड की शक्ल में जिस्म से खारिज हो जाती है या जिस्म का कहीं ना कहीं हिस्सा बन जाती है। उसके बाद हमारे जिस्म के अंदर जो वाटर है, ठीक है, वाटर का भी मेटाबॉलिज्म होता रहता है क्योंकि इट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हमारे जिस्म में जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो इसमें वाटर इज़ वाटर का जो रोल है वो बैकबोन का है। ठीक है, बैकबोन का रोल होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है उसका जो किरदार है वो बैकबोन की तरह, जितना भी मेटाबॉलिज्म का अमल है उसमें वाटर का होना लाजमी है, कंपलसरी है, अदरवाइज दैट मे नॉट बी अकर। ठीक है, इज़ अ कैटलिस्ट के तौर पर वो हमारे जिस्म के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसका परसेंटेज जैसे कि हमारे जिस्म के ये 70 से यानी 70% हमारे जिस्म में पाया जाता है वाटर, तो इसका मतलब इसमें बड़ा किरदार होती है। ठीक है, तो वाटर जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन आयन या ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या बन जाती है, पर ऑक्सी पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या बन जाती है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनती है। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वो क्या करता है, हमारे सेल का जो पीएच है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर ये हमारे जिस्म में रहे ज़्यादा अरसे तक तो ये जो सेल का पीएच को लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट दूसरे जो प्रोसेसेस है उसके ऊपर पड़ता है। तो इसलिए एक और ऑर्गेनेली हमारे सेल के अंदर है पर ऑक्सीसोम, वो क्या करता है, इसको वापस तोड़ देता है किसमें, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड या यानी उसको कन्वर्ट करता है या NADH में हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है। तो ये इस जो है इनको ये था प्रोसेस जो जिसमें क्या होती है, प्रोटीन का कैसा मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कैसा होता है, लिपिड का कैसा होता है। ठीक है, तो सारे प्रोसेस थे कि कैसे हमारे जिस्म के अंदर एक प्रोसेस होता है किसके ज़रिए, बायोकेमिकल कंपोनेंट्स के ज़रिए। तो ये सारा था बेसिक इंट्रो ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम वाटर को पढ़ेंगे, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इसी तरह गो ऑन। इस चैप्टर में ये 5 चीज़ें हैं तो उसको हम वन बाय वन
आपके सामने डिलीवर करेंगे और मेन आइडिया था वो आपके साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। वाले दाद खरगोश सूट दादी बंद करे सूट।